हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हम लोग डेरिवेटिव में बहुत सारे मेथड्स देख चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, और किस तरीके से उनका डेरिवेटिव निकलता है ना। तो हमने उसमें ढेर सारे फंक्शन देखे थे कि कैसे पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं, है ना, कैसे लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन यूज करके हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो एक बार वो सब चीजें रिवाइज कर लेना अगर किसी में प्रॉब्लम हो तो। बाकी वो सब कुछ हम लोग उस पर ढेर सारे क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो आज हम देख रहे हैं कि अभी तक जो भी हमने डेरिवेटिव पढ़ा है उन सब का एप्लीकेशन क्या होता है, उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार डेरिवेटिव के डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो आपको याद होगा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे ये हमने कोई एक फंक्शन लिया, है ना, ये कोई एक फंक्शन है और यहाँ पे एक पॉइंट ए दिया हुआ है और इसके जस्ट पास में या कहीं पे भी हम एक पॉइंट बी ले लेते हैं, है ना। और अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो एक सेकंड बनेगा, है ना, याद होगा आपको। और अगर इसका हम स्लोप लिखने का ट्राई करें, है ना, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप अगर हमें लिखना हो तो स्लोप हम क्या लिखेंगे, अगर ये फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो अगर इसका स्लोप होगा तो वो क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, है ना। और हमें याद है कि जब हम इस b को काफी a के पास लेके आ जाते हैं तो यहाँ पे कोई पॉइंट क्या बन जाएगा, a प्लस एच, है ना। और अगर हम h टेंडिंग टू 0 कर दें तो यही चीजें इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एक स्लोप बन जाएगा, है ना, और टेंजेंट बन जाएगा, है ना। तो इसी टेंजेंट के स्लोप को हम डेरिवेटिव से डिनोट करते हैं, है ना। तो अगर हम इसी वाले फॉर्मूले में b के जगह पे a प्लस एच पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय a, सॉरी यहाँ पे h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने h लिखा और इसी h में अगर हम लिमिट यूज कर लें, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यही चीज हमारा क्या बन जाता है, f डैश a, है ना। तो इसी को हम f डैश a से भी डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग पहले ये सब देख चुके हैं, क्लियर है। तो इस टाइप के फंक्शन में हमें इस तरीके से डेरिवेटिव निकालना होता है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, dy बाय dx भी बोलते हैं, है ना। तो dy बाय dx को हम f डैश x से भी डिनोट करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव क्या होता है, एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है ना। तो ये अपने आप में क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉइंट। हमेशा डेरिवेटिव कहां पे निकलता है, एक पॉइंट पे निकलता है। कभी भी हम किसी एक इंटरवल में इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे या उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है ना। तो ये एक डेरिवेटिव का बेसिक डेफिनेशन था जो हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अब इसी का एप्लीकेशन देखते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका आता है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका है रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो इसे हम बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज। तो डेरिवेटिव को हम रेट ऑफ चेंज के टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव को किस तरीके से लिखते हैं, dy बाय dx के फॉर्मेट में, है ना। तो आपको ये चीज दिखाई दे रहा होगा, है ना। अगर इसी को हम थोड़ा सा, ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है ना। तो अगर हम इसी की बात बोले तो इससे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, है ना। ये चीज आपने फिजिक्स में किया होगा। इसी को अगर हम थोड़ा सा लिमिट के फॉर्म में लिखने का ट्राई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y के फॉर्मेट में लिख पाएंगे, है ना। तो ये दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही चीज है ना। ये दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। लेकिन ये क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी होती है ना। ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी होती है। और ये
सिग्निफिकेंट नहीं होता, यानी हम इस जो ये स्मॉल डी है इसे हम स्मॉल डी को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो डेल्टा है इस डेल्टा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो हम इस दोनों को कंपेयर करने का मतलब ये हमें समझना है कि ये चीज देखो कि यहाँ पे दो क्वांटिटी आपस में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से डिवीजन ही है ना, क्योंकि हमने इसको स्लोप से कैलकुलेट किया है ना। तो ये दोनों चीजें अपने आप में एक डिवीजन का फॉर्मेट है ना। और डिवीजन का फॉर्मेट है तो हम इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि ये स्मॉल डेल्टा है ना, और ये स्मॉल डी है। तो दोनों चीजें एक्चुअली में क्या डिनोट करता है, या तो डेल्टा हो या डी हो, ये दोनों चीजें क्या डिनोट करता है, चेंज को डिनोट करता है ना। तो ये दोनों चीजें किसको बता रहा है, चेंज को बता रहा है, ठीक ना। तो इसी चीज को हम एक अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज के टर्म्स में, है ना। तो इसी dy बाई dx को हम कैसे पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहां पे हमें ये चीजें ध्यान देना है कि रेट ऑफ चेंज तो हो रहा है ना। रेट ऑफ चेंज किसका हो रहा है, y का, यानी जो न्यूमरेटर में है उसका रेट चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। क्योंकि ये डिवीजन में है तो एक यूनिट के टर्म्स में ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये चीजें कैसे निकल के आ रहा है ना। तो ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है। एक चीज हमें यहां पे और ध्यान देना है कि कभी कभी ये जो रेट ऑफ चेंज लिखा हुआ है ना, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y न्यूमरेटर में जो भी टर्म हो, है ना, उसका तो रेट ऑफ चेंज होगा ही। और ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है ये चीज यहां पे लिखा हुआ है कि किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज हो रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ सिंपली रेट ऑफ चेंज लिखा रहता है ना। इसमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है ये चीजें वहां पे डिफाइन नहीं की होती है ना। तो जब सिर्फ सिंपली रेट ऑफ चेंज लिखा रहा है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये चीजें किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो यहां पे हम क्या समझते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, और टी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो अगर सिंपली रेट ऑफ चेंज लिखा हुआ है इसका मतलब जो भी हमारे पास फंक्शन है y के टर्म्स में, है ना, तो इसको हम dy बाई dt के टर्म्स में समझेंगे, क्लियर है ना। तो ये दो चीजें डिफरेंस होता है यहां पे हमारे पास कि कैसे हम दो चीजों को अलग अलग करके समझ सकते हैं कि कहां पे रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। तो अगर dy बाई dx लिखा हुआ है ना, डिनोमिनेटर में जो कुछ होगा उसी के रिस्पेक्ट में चेंज होता है ना। लेकिन सिर्फ अगर रेट ऑफ चेंज लिखा हुआ है तो वो उसको हम बाय डिफॉल्ट टाइम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपने फिजिक्स में इसी टाइप का क्वेश्चन किया होगा, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये हमने किया था। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें क्या दे देता है, वेलोसिटी, है कि नहीं। तो यहां पे देखो, यहां पे रेट ऑफ चेंज तो लिखा हुआ है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है ये हमें नहीं दिया हुआ है। तो हमने यहां पे बाय डिफॉल्ट किसके टर्म्स में लिया हुआ है, टाइम के टर्म्स में, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू ये क्या है, टाइम के टर्म्स में, है ना। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी होता है ना। तो यहां पे भी हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, है ना। तो ये सब आपने किया हुआ है। यहां पे भी बाय डिफॉल्ट ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही है। तो फिजिक्स में जो हमारा डिनोमिनेटर वाला कंपोनेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक टाइम का ही कंपोनेंट होता है। तो जो कुछ भी हम कैलकुलेट करते हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही होता है कि नहीं। तो रेट ऑफ चेंज का ये मतलब है। अब अगर हमारे पास कोई इंटरवल डिफाइन है, ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है
y इक्वल टू, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये फंक्शन a से a प्लस h के बीच में डिफाइन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये a से a प्लस h के बीच में डिफाइन है। और अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करें, ठीक है, तो अगर आप सिंपली ये चीजें कैलकुलेट करोगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, है ना, सिंपल जो हमने स्लोप कैलकुलेट किया था, तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे, सिर्फ अभी हमने यहाँ पे लिमिट नहीं लिया है, ठीक ना, तो ये चीजें क्या बन जाएगी, ये चीजें अपने आप में क्या है, ये भी रेट ऑफ चेंज ही है, लेकिन ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, तो ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है। और इसी में अगर हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 पुट कर दें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, तो यही क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना, जो कि हमें पढ़ना है। क्लियर है? तो हमें बेसिकली मैक्सिमम टाइम पे यही चीजें पढ़ना है, और इसी को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, dy बाय dx भी बोलते हैं, है ना, और ये किस पॉइंट पे होगा, x इक्वल टू a पे, है ना, और इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं f डैश a। क्लियर हो गया आपको? तो हमें यहाँ पे एक्चुअली में होगा क्या कि कोई भी एक क्वांटिटी होगा जो टाइम के साथ या किसी और वेरिएबल के साथ चेंज हो रहा होगा, है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें रेट ऑफ चेंज को देखना है कि वो कैसे चेंज हो रहा है और क्या उसमें वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने का ट्राई करते हैं कि मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ फास्ट द एरिया ऑफ ए सर्कल, हाउ फास्ट द एरिया ऑफ ए सर्कल increases when its radius is 5 सेंटीमीटर, है ना, विद, इसी को हम दो पार्ट में कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एंड सेकेंड पार्ट विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। ठीक है, तो अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हमें यहां पे रेट ऑफ चेंज, हाउ फास्ट मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ही है ना, और किसका रेट ऑफ चेंज है, एरिया ऑफ द सर्कल का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, और हमें इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो अगर इसने सिर्फ रेट ऑफ चेंज बोला होता तो हम डी ए बाई डी टी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन इसने किसके रिस्पेक्ट में बोला हमें निकालने के लिए, रेडियस के टर्म में, है ना, तो हम यहां पे क्या करेंगे, डी ए बाई डी आर करेंगे, है कि नहीं, और अब ये सिंपल हमारे पास ए एक फंक्शन है आर का, हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, है ना, तो ये रेट ऑफ चेंज क्या हो गया हमारे पास, रेडियस के टर्म में 2 पाई आर हो गया, लेकिन हमें किस पॉइंट पे निकालने के लिए बोल रहा है, ये उस पॉइंट पे निकालने के लिए बोल रहा है जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो, है कि नहीं, तो यहाँ पे आर के जगह पे हमें सिर्फ क्या पुट कर देना है, 5 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 पाई, क्लियर है ना, तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज हमने कैलकुलेट किया, है ना। अगर आप यूनिट लिखना चाहो तो आप यूनिट में भी आंसर कर सकते हो, यूनिट किसके टर्म में होगा, सेंटीमीटर के टर्म में होगा, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस के टर्म में निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं, यहां पे भी हम सिम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अब हमें किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, डायमीटर के रिस्पेक्ट में, है ना, तो
हमें अगर डायमीटर के रिस्पेक्ट में निकालना है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसके टर्म्स में है, रेडियस के टर्म में, तो पहले हम इसे डायमीटर में चेंज कर लेंगे। तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस आर, है कि नहीं। तो यहां से हम आर कितना लिख सकते हैं, डी बाई 2। ये आर की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो पाई कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब हमारा जो एरिया वाला फंक्शन है ना, जो हमारा एरिया है अब वो डायमीटर के फॉर्मेट में निकल चुका है। जिसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, हमें फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में क्रिएट करना है, ठीक है। अब यहां से हम डी ए बाई डी ऑफ कैपिटल डी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 2 पाई डी बाई 4, है ना। तो ये कितना हो गया, पाई डी बाई 4। लेकिन हमें ये चीज कब कैलकुलेट करना है, जब रेडियस कितना हो, 5 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस 5 होगा तो डायमीटर कितना होगा, तो आर जब 5 होगा तो डी कितना हो जाएगा, 10। तो डी की वैल्यू 10 यहां पे पुट कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 पाई बाई 4, है ना। और इसका भी यूनिट कितना होगा, सेंटीमीटर। तो जब भी आप क्वेश्चन करो तो यूनिट का बस आप ध्यान रखना कि यूनिट हमें किस फॉर्मेट में दिया हुआ है ना। क्योंकि कभी कभी जब भी हमें इस टाइप का रेट ऑफ चेंज आंसर करना होगा, तो अगर क्वेश्चन में यूनिट दिया हुआ है तो हमें आंसर भी यूनिट के टर्म्स में ही लिखना है, ठीक ना, वरना वो मार्क्स उसके कट जाते हैं सिंपली, ठीक है। अब मान लो हम दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं, ठीक है। इफ एरिया ऑफ ए सर्कल increases at a rate of 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। तो यहां पे आप देखो कि हमारे पास जो एरिया दिया हुआ है उसका रेट ऑफ चेंज हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप यूनिट से भी रेट ऑफ चेंज समझ सकते हो आप कि किसके टर्म्स में हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी टाइम का यूनिट दिया हुआ है, इसका मतलब ये डी ए बाई डी टी लिखा हुआ है कि नहीं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ पे रेट ऑफ चेंज टाइम के टर्म्स में या कहाँ पे किसी और यूनिट के टर्म्स में, ठीक है। तो इफ एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, then find the rate at which area of the inscribed स्क्वायर इंक्रीजेज, ठीक है। तो हमें ये चीज कैलकुलेट करना है कि अगर किसी सर्कल का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है तो उसके अंदर जो स्क्वायर इंस्क्राइब्ड हो रहा होगा उसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा, है ना। तो इसको अगर हम फिगर के थ्रू समझने का ट्राई करें तो ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हम r मान लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें रेडियस नहीं दिया हुआ है। और इसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है। तो हमें निकालना है कि इस स्क्वायर का एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले हमें एक सर्कल जो हमने ये एज्यूम किया है इसका हम सेंटर यहां पे मान लेते हैं, तो इसका ये रेडियस हो जाएगा, है ना। तो इसका रेडियस हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, है ना। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दिया हुआ है तो यहां से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी ए बाई डी आर लिखेंगे या डी टी लिखेंगे, क्योंकि हमें यूनिट टाइम के टर्म्स में दिया हुआ है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये डी ए बाई डी टी होगा बाय डिफॉल्ट, है ना। तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, है ना। और डी ए बाई डी टी की वैल्यू हमें 2 दिया हुआ है
तो यहां से देखो हम डी आर बाई डी टी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। तो डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा, यहां से ये 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो यहां से डी आर बाई डी टी हम कितना लिख पाएंगे, डी आर बाई डी टी यहां से कितना हो गया 1 बाई पाई आर। तो हमने यहां से हमें सर्कल का एरिया किस रेट से चेंज हो रहा था वो हमें पता था, तो हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया कि उसका रेट ऑफ चेंज कितना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन हमें एक्चुअली में कैलकुलेट किसका करना है, स्क्वायर का एरिया, है ना। ये वाला जो स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को अगर हम, ठीक है, इस स्क्वायर को अगर हम एस बोल दें, इस स्क्वायर के एरिया को अगर हम एस बोल दें, ठीक है, तो ये स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, मान लेते हैं इसका साइड लेंथ कितना है, ए है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। लेकिन हमें क्योंकि वेरिएबल हमारा आर के टर्म्स में ही है, तो या तो हम पहले से ही ए के टर्म्स में निकालो या आर के टर्म्स में निकालो। क्योंकि हम आर के टर्म्स में ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम इस ए को भी आर के टर्म्स में ही डिनोट करने का ट्राई करेंगे, है ना। तो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना क्या है, डी एस बाई डी टी कैलकुलेट करना है कि डी एस बाई डी टी कितना होगा। तो हम ये डायरेक्टली अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये वेरिएबल अलग है। तो हम यहां से देखो क्या हम ए और आर में रिलेशन निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये टोटल लेंथ कितना है, ट्वाइस आर है ना। ये साइड लेंथ ए है, तो ये भी कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं 4r स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2r, है ना। ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यानी हम a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, √2r। तो यहां से a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, है ना। हम यहां पे r स्क्वायर की वैल्यू ही पुट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो सॉरी a स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं। तो इस s को हम क्या लिख पाएंगे अब, तो s इक्वल टू हमारा हो जाएगा ट्वाइस आर स्क्वायर। और अब देखो हम डी एस बाई डी टी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें डी आर बाई डी टी पता है, इसलिए हमने ए को आर के टर्म्स में लिखा। तो यहां से ये कितना हो जाएगा 4r डी आर बाई डी टी। और डी आर बाई डी टी की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 4/पाई। और यूनिट के टर्म्स में हमें आंसर दिया हुआ है, तो यूनिट हम कितना लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है। तो आपको ये चीज अब समझ में आ रही होगी कैसे रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट हो रहा है ना, और कैसे हम रेट ऑफ चेंज को यूज कर पा रहे हैं। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चंस खुद से कंप्लीट कर पाओगे। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज increasing at a rate of 7 centimeter per second, ठीक है। How fast is the surface area increases? How fast is the surface area increases when? How far is the surface area increases when the length of an edge is 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आप खुद से कर सकते हो। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप वॉल्यूम लिख लो। तो वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे,
ए क्यूब, है ना, साइड लेंथ हमने ए मान लिया तो ये ए क्यूब हो गया। और हमें देखो यहाँ पे वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, तो सिंपली हम यहाँ से dv बाई dt कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर dA बाई dt, है कि नहीं। dv बाई dt की वैल्यू हमें 7 दिया हुआ है, तो यहां से हम dA बाई dt कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 7 बाई 3a स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने a के टर्म्स में ही आंसर निकालना है। a की वैल्यू आप पुट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको हम लास्ट में पुट करेंगे। हमें निकालना है कि सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा, है ना। तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा, तो सरफेस एरिया को हम अगर एस से डिनोट कर रहे हैं तो टोटल 6 फेसेस हैं, तो 6a स्क्वायर। और रेट निकालना है किस, हाउ फास्ट, इसका मतलब रेट हमें कैलकुलेट करना है, तो ds बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12a dA बाई dt, है कि नहीं। और यहां से dA बाई dt की वैल्यू आप इस वाले पार्ट से यहां पे पुट कर दो, तो ये 1 हो गया, यहां पे इसको 1 में पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू ए, और dA बाई dt की वैल्यू कितनी है 7a स्क्वायर। तो देखो a से a कैंसिल हो गया, और ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 28 बाई a, है ना। लेकिन हमें किस मोमेंट पे निकालना है, जब उसका एज लेंथ कितना हो 4 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो ds बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, है ना। और अगर हम इसमें यूनिट लिखें तो यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चीजें आपको अभी समझ में आ रही होगी कि कैसे रेट ऑफ चेंज को हम यूज कर पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, है ना। एरिया, वॉल्यूम, इस टाइप के टर्म्स को हम इसमें यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter per second। ठीक है, the falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base, है ना। तो बेस के रेडियस और हाइट के बीच में हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, हमें निकालना है हाउ फास्ट is the height of the sand cone increases when height is 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अभी समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसको फिगर के थ्रू समझने का ट्राई करें तो ऊपर एक पाइप से, है ना, सैंड को पोर किया जा रहा है, और यहां ग्राउंड पे इस टाइप से एक फिगर क्रिएट हो रहा है सैंड का,
है ना। तो यहाँ पे सेंड का कुछ बेस एरिया होगा, है ना, तो इस बेस एरिया को हम r मान लेते हैं, और ये कुछ इसका हाइट होगा। तो हाइट और रेडियस के बीच में ऑलवेज हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, h इक्वल टू हाइट जो है वो रेडियस का क्या है 1/6 है। तो ये चीज हमारे पास ऑलवेज है। दूसरी चीज, ये जो ऊपर से सैंड गिर रहा है इसी के कारण ये कोन फॉर्म हो रहा है ना, और किस रेट से गिर रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। इसका मतलब इस कोन के फॉर्मेशन होने का रेट भी कितना है, इतना ही है। इसका मतलब इस कोन का जो वॉल्यूम है वो भी किस रेट से चेंज हो रहा है, सेम रेट से चेंज हो रहा है कि नहीं। तो कोन का वॉल्यूम हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो हमें यहाँ पे डी वी बाई डी टी निकालना होगा, क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में हमें दिया हुआ है कि नहीं। तो ये जब टाइम के रिस्पेक्ट में हमें दिया हुआ है तो इसी टाइम के रिस्पेक्ट में हमें यहां भी पुट करना होगा। लेकिन हमें यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, एक रेडियस है और एक हाइट है, और ये दोनों चीजें चेंज हो रही है क्योंकि दोनों में आपस में रिलेशन है। तो हमारा जो भी क्वेश्चन होगा वो एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में होगा, है ना। तो हम यहाँ पे किसी r को h के टर्म में या h को r के टर्म में रिप्लेस करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन देखो हमें किसका रेट ऑफ चेंज पूछा है, हाइट का। तो हम h को रिप्लेस नहीं करके हाइट r को रिप्लेस कर देंगे। तो r की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी लिख सकते हैं 6h, है कि नहीं। तो r की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो हमारा सारा आंसर h के टर्म्स में आ जाएगा। तो यहां से हम वॉल्यूम कितना लिख पाएंगे 1/3 पाई, और r की वैल्यू जब 6h पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 36h क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम हमारा एक्चुअली में कितना हो गया अभी, फाइनली जब वॉल्यूम लिखेंगे तो हमारा वॉल्यूम एक्चुअली में हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 12 पाई h क्यूब, है कि नहीं। और हमें dv बाई dt दिया हुआ है, कितना है 12, है कि नहीं। तो ये dv बाई dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है dh बाई dt, कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें vh का फंक्शन पता है, सिंपली हमें करना क्या है दोनों तरफ dv बाई dt यूज कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh बाई dt, है ना। ये वैल्यू हमें पता है 12, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 12, है कि नहीं। तो यहाँ पे पुट कर दो 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh बाई dt, है ना। क्वेश्चन आप देखो एक बार फिर से, किसने बोला है कि हमें किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पे जब हाइट कितनी हो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे h के जगह पे 4 पुट कर देंगे। तो ये देखो ये 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू पाई इंटू 3 इंटू h के जगह पे 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 dh बाई dt, है कि नहीं। तो यहां से फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, अगर dh बाई dt कैलकुलेट करें तो ये 1/48 पाई आ जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ था कि कैसे हम डेरिवेटिव को यूज करते हैं रेट ऑफ चेंज के टर्म्स में, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आपने फिजिक्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, है ना। एक क्वेश्चन आपको याद होगा कि हमारे पास एक दो परपेंडिकुलर वॉल होता था, है ना, और यहाँ पे एक लैडर रखा हुआ होता था, ठीक है, याद होगा आपको। और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने किया था, है ना। मान लेते हैं कि ये जो लोअर वाला ग्राउंड से है ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा है ना। तो हमें ये निकालना है कि ये वाला जो एंड है ये किस रेट से चेंज हो रहा होगा, है ना। तो हमें निकालना है हाउ फास्ट दिस साइड और दिस एंड
इज मूविंग, है ना। टोटल इस लेडर का लेंथ 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और किस पॉइंट पे निकालना है, हमें उस पॉइंट पे निकालना है जब ये वाला जो पॉइंट है वो इस परपेंडिकुलर वॉल से 4 मीटर के डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो हमें ये 3 रिलेशन दिया हुआ, टोटल हाइट दिया हुआ है, जिस मोमेंट पे ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है उस पॉइंट पे इसका डिस्टेंस 4 मीटर पर सेकंड है। हमें निकालना है कि इसी मोमेंट पे ये किस रेट से नीचे मूव कर रहा होगा, है ना। तो कोई भी अपना कांटेक्ट लूज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, ऑलरेडी ये फिजिक्स में आ चुका होगा आपको, है ना। तो अब आप मैथमेटिक्स यूज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी में आपने ये क्वेश्चन इस टाइप का किया होगा, तो इस चीज को आप रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते हो, और अब आप मैथमेटिक्स यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये पार्ट था हमारा, फर्स्ट पार्ट था कि अगर हमें डेरिवेटिव को रेट ऑफ चेंज के टर्म्स में समझना है तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप यहां इस वाले पार्ट के सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के बाद आप एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो 10-15 क्वेश्चन है, इजी सारे क्वेश्चन है, तो ये वाला पार्ट आप कंप्लीट करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसी का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे कि कैसे हम डेरिवेटिव को अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक आप ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।